नमस्कार। बहुत चिंता की बात है, भारतीय सेना को डिलीवर होने वाले 40 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड की बरामदगी झारखंड में उग्रवादियों के पास से हुई है। सवाल अब यह उठ रहा है, क्या भारतीय सेना को मिलने वाला है यह हथियार जो भारतीय सेना सीमाओं पर इस्तेमाल करती है, क्या वह अब भारत के जो छोटे छोटे उग्रवादी समूह है क्या उन्हें उपलब्ध होने लगा है? आखिर कौन है वो, कौन से लोग हैं, कौन से वो रैकेट है, कौन सा सिंडिकेट है जो भारतीय सेना का हथियार, भारतीय सेना की प्रयोग में लाई जाने वाली चीजों को उग्रवादियों तक पहुंचा रहा है? झारखंड के लातेहार जिले में ऐसा मामला सामने आया है जब यहाँ की टीपीसी नाम की एक संस्था के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया तो पुलिस को भारी संख्या में, भारी मात्रा में जखीरा तो मिला ही, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि उग्रवादियों के पास से, टीपीसी के लोगों के पास से 40 का HE ग्रेनेड यानी हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड मिला है। इस ग्रेनेड का प्रयोग काफी घातक हो सकता है। पुलिस यह मान रही है कि इस जो हथियार मिले हैं, जो ग्रेनेड मिले हैं, इसके प्रयोग से किसी बड़े जो सुरक्षा प्रतिष्ठान होते हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या जो अभियान के दौरान जो पुलिस बल जो निकलते हैं, वाहनों में जो जाते हैं, उनको टारगेट करके बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब पुलिस यह पड़ताल कर रही है कि आखिर वो कौन सा माध्यम है, कौन सा सिंडिकेट है, कौन सा रैकेट है जो सेना तक पहुंचने वाले हथियारों को उग्रवादियों तक पहुंचा रहा है। दरअसल मामला यह था कि बीते अप्रैल महीने में झारखंड के लातेहार के बालूमाथ में जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान की हत्या हुई थी। हत्याकांड में पुलिस ने जब पड़ताल की तो यह बात सामने आया कि टीपीसी के उग्रवादियों ने दिलशेर की हत्या कराई है। जून महीने में दिलशेर की हत्या का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। उसका नाम प्रताप गंझू था। प्रताप गंझू ने अपनी स्वीकारोक्ति में कई सारी बातें पुलिस को बताई थी, और लेकिन वो बातें हत्याकांड से जुड़ी हुई थी। हत्याकांड में ही जो लोग संलिप्त थे, जिन उग्रवादियों की भूमिका थी, उनके बारे में पुलिस को सूचना मिली थी 22 तारीख को, यानी 22 जुलाई को, कि एक बड़ा जो समूह है, उग्रवादियों का समूह है, वो सीरम जंगल में, लातेहार के सीरम जंगल में दामोदर नदी के किनारे एकत्र हुआ है। पुलिस को यह भी सूचना थी कि कोयला के सिंडिकेट पर, कोयला का जो काम होता है, कोल ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े लोगों पर यह हमला हो सकता है, और उस हमले में आदेश गंझू और उसकी जो टीम है वह वहां पर कैंप कर रही है। पुलिस की टीम ने वहां पर जब छापेमारी की तो कई उग्रवादी भाग निकले। हालांकि पुलिस के हत्या आदेश गंझू चढ़ गया। 28 साल का जो नौजवान है, युवा लड़का है, वह उग्रवादी है, काफी बड़ा उग्रवादी है। इसे माना जा रहा है कि ये एक स्लीपर सेल की तरह भी काम करता था। तो इसके बारे में बताया जाता है कि आदेश को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर जब छानबीन शुरू की गई तो कई सारे कारतूस मिले, जिसमें इंसास और उसके अलावा AK-47 की गोलियां मिली हैं। उसके बाद कई सारे पिस्टल और बाकी अन्य बारूद भी मिले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी कि आदेश की निशानदेही पर 30 ग्रेनेड मिले। ये ग्रेनेड 40 के थे और ये हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड है। और जब पुलिस अधिकारियों ने इस बात की पड़ताल की कि ये बरामदगी के बाद कि आखिर ये कहाँ से आया और कौन से लोग हैं जो इसकी डिलीवरी करते हैं, ये एक पड़ताल, जब मामूली पड़ताल, शुरुआती पड़ताल जब की गई तो ये पता चला कि ये सेना को ये सीधे उपलब्ध कराई जाती है। यानी 40 के जो हाई एक्सप्लोसिव जो ग्रेनेड है वो सिर्फ सेना के पास में है, सिर्फ भारतीय सेना उसकी इस्तेमाल करती है। उसके अलावा ये किसी और दूसरी एजेंसी को सप्लाई नहीं होता। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय सेना में ऐसे लोग हैं, क्या भारतीय सेना में भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो उग्रवादियों तक कुछ चंद रुपयों के लिए इन घातक हथियारों की डिलीवरी या घातक जो सामान है उनकी डिलीवरी करा रहे हैं या उसे बेच रहे हैं? हम थोड़ा पीछे आपको ले चलेंगे। इससे पहले नवंबर 2021 में भी झारखंड में उग्रवादियों को बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करने वाला एक रैकेट जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा था। तब इस रैकेट में CRPF और BSF के लोग पकड़े गए थे। अब हम आगे आपको बताएंगे कि कई बार झारखंड में कब कब घातक हथियार पकड़े गए, विदेशी हथियारों की बरामदगी कई बार हुई, और इससे जुड़ा रैकेट कौन सा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेना से जो जुड़ा हुआ 40 का जो हाई एक्सप्लोसिव जो ग्रेनेड है उसके बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है। उसके इस मामले में पुलिस जो है वो केंद्रीय एजेंसी की भी मदद ले सकती है। आने वाले दिनों में संभव है कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो इस मामले की जांच करे। थोड़ा पीछे हम जाएंगे तो हम 2019 के नवंबर महीने में झारखंड पुलिस की एंटी टेररिस्ट जो स्क्वाड है उसने एक बड़ी कार्रवाई की थी। पुलवामा में तैनात रहे एक जवान अविनाश कुमार को पुलिस ने पकड़ा था। हालांकि तब वह छुट्टी पर घर आया हुआ था, और जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो यह पता चला कि अविनाश कुमार और उसके जो सहयोगी हैं, कुछ लोग जो थे, जो भाकपा माओवादियों को
झारखंड के भाकपा माओवादियों के दस्ते को, उसके अलावे जो अमन साहू का जो गिरोह था, झारखंड का बड़ा आपराधिक गिरोह है जो कोयला क्षेत्र में सक्रिय है और उसके अलावे कई शहरों में जिसकी सक्रियता है, उसको भारी पैमाने पर हथियार, गोला बारूद और AK-47 की बरामदगी की गई, सप्लाई की जाती थी। पूरे मामले में पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की, जब ATS ने पड़ताल शुरू की, तो न सिर्फ CRPF बल्कि लिंक जो था वह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF तक भी गया। पुलिस ने BSF के एक सर्विंग जवान जो फिरोजाबाद में, पंजाब के फिरोजाबाद के 116 बटालियन में कार्यरत था, वहां कोत प्रभारी था, कार्तिक बेहरा, उसे गिरफ्तार किया। कार्तिक ने पूछताछ में यह बताया कि वह हजारों राउंड गोलियों की जो बिक्री है वह उग्रवादियों और अपराधी समूहों को कर चुका है। इस मामले में बाद में जब पूरी गंभीरता के साथ NIA ने जांच शुरू की, जांच में यह तथ्य आया कि CRPF और BSF के जो हथियार थे, जो उसकी तो डिलीवरी नहीं, उसकी बिक्री तो नहीं की गई, लेकिन भारी पैमाने में लगभग 50,000 की संख्या में जो गोली थी उसकी सप्लाई जो है वह उग्रवादी समूहों और अपराधियों को की गई थी। तो ये एक बड़ा मामला था। इस मामले में जांच NIA की अब भी जारी है। इससे भी पहले झारखंड की ही TPC के पास में एक और बड़ा ये रैकेट आया था सामने, जो नॉर्थ ईस्ट से हथियारों की डिलीवरी होती थी और गोली बारूद की जो डिलीवरी होती थी उसके बारे में बताया यह जाता है कि नागालैंड का अलगाववादी संगठन है जिसका नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN, इसका एक गुट है IM जो निनखान सांगथम इसका लीडर हुआ करता है। NSCN का लीडर है निनखान सांगथम उर्फ आखान। आखान के बारे में बताया जाता है कि वह म्यांमार और बांग्लादेश को जो हथियार, जो आर्मी और जो वहाँ की जो सेना इस्तेमाल करती है, उन हथियारों की तस्करी वह करता था और उन हथियारों की तस्करी कर वह उसे नागालैंड लाता था अपने जो अलगाववादी संगठन का इस्तेमाल कर। उसके बाद ही उसे बिहार के जो हथियार तस्कर जो रैकेट थे उनको डिलीवर होता था वह हथियार। उसके बाद उसकी सप्लाई झारखंड और बिहार के उग्रवादियों को होता था और आपराधिक गिरोहों को भी किया जाता था। NSCN IM के जो नेता हैं निनखान, उनके बारे में बताया जाता है कि उसने बहुत ही बड़े चैनल को डेवलप किया था जिसमें बिहार झारखंड के कई लोग थे। इस मामले में जब बिहार पुलिस ने शुरुआती जब कार्रवाई की थी तो रांची से 2019 में मुकेश और संतोष सिंह नाम के अपराधियों को गिरफ्तार किया था। वहीं लातेहार में, जी हाँ, जिस लातेहार से, यहाँ गौर कराना जरूरी है कि जिस लातेहार से अभी ग्रेनेड की बरामदगी हुई है, उसी लातेहार से त्रिपुरारी सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। त्रिपुरारी भी TPC के लोगों को ही हथियार की डिलीवरी करता था। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी जब NIA ने इस केस को टेक ओवर किया। जब NIA ने इस मामले की पड़ताल शुरू की तब यह बात सामने आई थी कि हवाला के चैनल के जरिए हथियारों की डिलीवरी के बदले 2.20 करोड़ यानी 2 करोड़ 20 लाख रुपए जो थे वह निनखान सांगतम को पहुंचाए गए थे। इन पैसों की डिलीवरी रांची के 2 बैंक खातों के जरिए हुई थी। चर्च रोड और सर्कुलर रोड में 2 बैंक खातों से मुकेश और संतोष सिंह ने ही पैसे जो थे वह आखान सांगथम के खातों में डलवाए थे और इसके बदले UBGL AK-47 जैसे घातक हथियारों की डिलीवरी हुई थी। बताया तब यह गया था कि AK-47 और गोलियों के लिए अलग अलग कोड का इस्तेमाल भी किया जाता था। गोलियों के बारे में यह बताया जाता था कि गोलियों को बच्चा कहा जाता था, वहीं AK-47 या इंसास जो राइफल होते थे या UBGL जो होता था उसके लिए अम्मा शब्द का प्रयोग किया जाता था। कई बार उग्रवादी फोन पर यह कहते थे कि अम्मा बच्चों के साथ जा रही है। इसका मतलब यह होता था कि AK-47 के साथ साथ कारतूस यानी गोलियों की भी सप्लाई कर दी गई है। तो ये रैकेट पूरा पकड़ा गया था। इस रैकेट में जो मुख्य आरोपी था, जो नागालैंड का जो अलगाववादी नेता था, वह तो NIA या फिर जांच एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन जो बिहार का रैकेट था वह पकड़ा गया था। इस मामले में झारखंड के उग्रवादी भीखन गंजू जो TPC का कमांडर हुआ करता था वह भी फिलहाल जेल में है। भीखन ने के बारे में यह बताया जाता है कि उसने भी भारी पैमाने पर AK-47 की खरीद की थी और उसकी डिलीवरी TPC उग्रवादियों को कराई थी। तो ये एक अलग चैनल था, ये एक अलग मामला था जो हथियारों की सप्लाई करता था। अब उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे झारखंड में अलग अलग बार कई विदेशी हथियार पकड़े गए। हालांकि उनकी कॉन्क्रीट जो रैकेट था या फिर जो लिंक्स थे वो अब तक पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाए थे कि किन लिंक्स के जरिए विदेशी हथियार झारखंड के उग्रवादियों तक पहुंचते थे। तो एक 2011 में मामला आया था। 2011 में PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप को रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई की जा रही थी। ये अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर था जो पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती थी। इसकी बरामदगी 2011 में हुई थी। इसके अलावा
मेड इन इंग्लैंड की जो स्प्रिंग राइफल थी, ये भी टीपीसी के उग्रवादियों के पास से बरामद की गई थी। उसके अलावा 2015 में टीपीसी के उग्रवादियों के पास से ही 8 अमेरिकी राइफल की बरामदगी हुई थी। एक और चौंकाने वाला मामला तब सामने आया था जब सिमडेगा और हजारीबाग में पाकिस्तानी मेड कारतूस बरामद किए गए थे। यानी जिन कारतूसों का निर्माण पाकिस्तान में हुआ था वो यहाँ पर उग्रवादी समूहों के पास में मिले थे। इस मामले में एनआईए ने भी अपनी जांच पड़ताल की थी, हालांकि वो जांच अब भी जारी है, ये ऐसा बताया जाता है। उसके अलावा पलामू में 2020 के अगस्त महीने में मुठभेड़ हुआ था। इस मुठभेड़ में भी टीपीसी के उग्रवादियों के पास से अमेरिकी राइफल मिले थे। तो आप देखेंगे कि कैसे पहले विदेशी हथियारों की सप्लाई का एक रैकेट काम करता था, बाद में एक रैकेट ऐसा आया जो नागालैंड के रास्ते जो यहाँ के उग्रवादियों और अपराधी समूहों तक हथियार पहुंचाता था। उसके बाद एक और मामला सामने आया जब अर्धसैनिक बलों के लोगों की भूमिका सामने आई और अर्धसैनिक बलों के जवानों को जो आवंटित होते थे जो हथियार या फिर जो गोलियां मिलती थी, उन गोलियों को बेच दिया जाता था और वो उग्रवादियों तक पहुंचा और आपराधिक समूहों तक पहुंचा। अब ये बहुत ही चौंकाऊ मामला है जब सेना के लिए जो ग्रेनेड मिलते थे, जो सेना का जो आवंटित जो 40 mm का हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड है वो अब मिला है। तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से जो सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसी जो अर्धसैनिक बलों के बाद अब सेना से जो लिंक जुड़े हैं ये काफ़ी गंभीर है और इस पर संभव है कि झारखंड पुलिस जो है आगे इस मामले में जांच जो है एनआईए को सौंप दे। हालांकि फिलहाल इस मामले में अलग से बालूमाथ में लातेहार का जो थाना है लातेहार में एक अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं आदेश गंझू से भी इस मामले में आगे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी और यह पड़ताल की जाएगी कि आखिर क्या वजह थी कि जो टीपीसी है, जो उग्रवादी समूह है, उसने इतने घातक हथियार यहाँ पर मंगाए थे, किस लिंक के जरिए हथियार मंगाए गए थे और इनका प्रयोग कहाँ होना था। इस पर आगे की जांच झारखंड पुलिस कर रही है। आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और इस मामले में अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।